दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का कंटेंट है कि हम लोग मैनुअल कैसे बनाएंगे डेटा पाइथन के थ्रू एक्सेल में। जी हाँ, हम लोग यहां पर आज पाइथन का इस्तेमाल करते हुए एक्सेल के अंदर एक डेटा प्रिपेयर करेंगे और डेटा काफी बड़ा होगा और जो वैल्यूज होंगी उनके अंदर वो रैंडम होगी। कैसे भरेंगे, किस तरह से भरेंगे और कैसे एक रॉ डेटा प्रिपेयर होगा, आप प्रैक्टिस के लिए कैसे रॉ डेटा बना सकते हैं, आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और इससे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी होगी जो आपको इस डेटा को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। और वो कौन सी है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर आपको सबसे पहली लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, वो है पांडास एज पीडी, और दूसरी लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी है यहां पे numpy एज एनपी। ठीक है, अब आपने दोनों लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी है, इसे रन कर दीजिए। दैट्स इट। नेक्स्ट वर्क आता है कि आप लोगों को एक्सेल में जो डेटा प्रिपेयर करना है उसके कॉलम्स बताइए। तो कॉलम्स के नाम क्या क्या होंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इस तरह से आपने बता दिए हैं कि कौन कौन से कॉलम्स आप लोगों को अपने डेटा सेट में रिक्वायर्ड है, जिसमें पहला कॉलम आपका टीआर कोड का है, जिसमें आपको एक ट्रांजैक्शन नंबर लिखना पड़ेगा। दूसरा कॉलम आपका डेट का है और तीसरा कॉलम आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट का है। चौथा कॉलम आपका रीजन का है, पांचवा कैटेगरी और छठा मैनेजर का है। नेक्स्ट आता है कि आपको रैंडम डेटा का पैरामीटर सेट करना होगा, क्योंकि अभी आप इनमें सारी की सारी रैंडम वैल्यूज भरने वाले हैं और डेटा काफी बड़ा होगा, इसलिए सबसे पहले आपको पैरामीटर सेट करने होंगे रैंडम के लिए। तो पैरामीटर्स कैसे सेट होंगे, यहां पर आपको np.random फंक्शन लगाना होगा और numpy का रैंडम फंक्शन आप लोगों को यहां पर यूज करना है। उसके अंदर आपको seed42 लिखना है। अब आप सोच रहे हैं ये seed42 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं जो डेटा यहां पर बनाने वाला हूं वो करीबन 50,000 लाइन ऑफ आइटम का होने वाला है। अब 50,000 लाइन ऑफ आइटम का अगर डेटा बनाऊंगा तो ये seed42 का क्या मतलब है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा, चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों seed42 का मीनिंग क्या है, यहां पर seed42 का मतलब है कि अगर आप रैंडम वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप रैंडम नंबर जनरेट करोगे, रैंड इंटीजर से है, चॉइस से है या रैंडम से है, किसी से भी आप जनरेट करोगे तो हर बार आउटपुट सेम आएगा। जी हां, मैं क्या कहना चाहता हूं इसे थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक, अब दोस्तों यहां पर मैं इस प्रोग्राम को पेश कर रहा हूं, अब आप चेक करिएगा क्या होने वाला है। प्रोग्राम को रन करने पर जो आउटपुट निकल कर आएगा वो क्या आ रहा है, देखिए अब जो आउटपुट आ रहा है वो 52, 93 एंड 15 आ रहा है। ठीक है, और 72 और 61 आ रहा है। दूसरे वाले का अगर आप चेक करें तो आउटपुट कुछ अलग आ रहा है। एक बार दोबारा रन करते हैं तो अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है कि जो आउटपुट है वो बदल जा रहे हैं, है ना। आप देखिए रैंडम वैल्यू है तो रैंडम वैल्यू से आपका जो रिजल्ट है वो बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन आप नहीं चाहते कि जो रिजल्ट है वो रैंडमली चेंज हो, क्योंकि आपको तो काम करना है, क्योंकि आप चाहते हैं एक फाइल जनरेट करना। अगर ऐसा बार बार होगा तो फाइल जनरेट कैसे होगी, यही समस्या हम इससे सॉल्व करेंगे। तो लेकिन अगर मैं सीड के साथ इसे रन करूं तो क्या फायदा होगा मेरा, चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए यहां पर मैंने इसे चला दिया है और यहां पर मैंने सीड के साथ इसे रखा है। अब चेक करिएगा क्या होने वाला है। लेट्स सी, मैंने इसे रन किया तो आउटपुट विल बी सेम। दोनों ही सिचुएशन का आंसर मेरा सेम आया है, और आप रैंडम इन पहली सिचुएशन में लगा रहे थे तो भी आपका सेम था और दूसरी सिचुएशन में लगा रहे हैं तो भी आपका सेम आ रहा है ना, सही। और अगर इसे रन करते हैं, देखिए दोबारा से मैंने इसे रन किया तब भी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, देख रहे हैं आप। तो ये फायदा होता है सीड का, समझ गए। तो सीड का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए आप लोगों को अपने रैंडम फंक्शन को यूज करते हुए समय, आप समझ गए। तो इसीलिए मैंने ऐसा किया था कि यहां पर मैंने सीड का इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं 50,000 लाइन ऑफ आइटम का डेटा यहां पर प्रिपेयर करने वाला हूं, इसलिए सीड यूज करना एक जरूरी चीज है। अच्छा, अगर आपने यहां सीड यूज किया तो 42 क्यों लिखा है भाई, 42 ऐसे ही लिखा है, कोई भी रैंडम नंबर आप लिख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि यहां पर आपको 42 लिखना है। आप चाहें तो कोई भी रैंडम नंबर यहां पर टाइप कर सकते हैं। n की वैल्यू मैंने 50,000 क्यों सेट की है, अब आप समझ चुके होंगे, क्योंकि n मुझे चाहिए 50,000 लाइन ऑफ आइटम का, यानी डेटा मुझे 50,000 लाइन ऑफ आइटम का बनाना है एक्सेल के अंदर। ठीक है, चलिए अब मैं यहां चाहता हूं कि एक रैंडम डेटा मैं प्रिपेयर करूं, तो वो कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहां पर एक डिक्शनरी प्रिपेयर कर रहा हूं, डेटा नाम से मैंने डिक्शनरी प्रिपेयर की और अब मैं इसमें अपना पूरा का पूरा कोड जो है लिख देता हूं, ताकि मैं उसे समझाने पर आपको फोकस करूं। ठीक है, तो पूरा कोड मैं यहां पर टाइप कर देता हूं, फिर मैं आपको इसे पूरा समझाता हूं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा कोड जो है यहां पर टाइप कर दिया है और अब मैं आपको इसे समझाता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर आपके फर्स्ट कॉलम का नाम क्या था भाई, आपने बोला कि डिक्शनरी में आपकी जो फर्स्ट की है वो है टीआर कोड के नाम से। दैट्स वेरी सिंपल। और टीआर कोड के अंदर जो डेटा आप स्टोर कर रहे हैं वो एक लिस्ट फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब टीआर कोड के अंदर जितने भी वैल्यूज आप स्टोर करेंगे वो एक लिस्ट फॉर्म में होगी, ये भी समझ गए आप लोग।
अब हम चाहते हैं कि भाई जो टीआर कोड्स में वैल्यू स्टोर होगी, जो नंबर स्टोर होंगे, वो एक कोड फॉर्म में होने चाहिए और उसके आगे मैंने एफ स्ट्रिंग लगाया है। एफ स्ट्रिंग मतलब मैंने कुछ फिक्स किया है। क्या फिक्स किया है? टीसी। टीसी एक नाम है या आप कुछ भी फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर आप आईडी बना रहे हैं तो आप कोड बना रहे हैं, आईडी कोड या ऑर्डर आईडी कोड बना रहे हैं, तो आप ओआरडी भी लिख सकते हैं। मतलब एक सिंबल आपको असाइन करना है आगे की तरफ, जो आप लोग का सभी केसेस में फिक्स रहेगा। नंबर चेंज होंगे, बस आपके जो कोड्स हैं वो कोड की जो स्टार्टिंग चीज है वो सेम रहेगी, यानी आईडी एक तरीके से। दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब क्या करना है, अब आपको इसके साथ मर्ज करना है। तो करली ब्रैकेट में आप np डॉट, तो यहां पर आपने रैंडम डॉट रैंड इंट लगाया है। अब रैंडम का मतलब है सिंपल, ये एक मॉड्यूल है। numpy की लाइब्रेरी के अंदर आपने एक मॉड्यूल बनाया है जिसका नाम है रैंडम, और उस मॉड्यूल के अंदर आपने बहुत सारे फंक्शंस बना रखे हैं, जिसमें से एक फंक्शन आप एक्सेस कर रहे हैं रेंड इंट नाम से। अब बेसिकली रेंड इंट फंक्शन करता क्या है, जब भी आप कोई रेंड इंट फंक्शन रन करते हैं तो वो आपसे तीन बातें पूछता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। पहला कि आपको वैल्यू स्टार्ट कहां से करनी है, दूसरा आपको वैल्यू एंड कहां तक करनी है, और तीसरा आपको कितनी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको तीन बातें बतानी पड़ती है। अब दोस्तों फॉर डैश इन रेंज का मतलब क्या है, इसे समझने के लिए यहां पर एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। ये देखिए, तो दोस्तों एक सरल सा एग्जांपल यहां पर मैं आपको बताता हूं इस डैश के बारे में। सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल सा लूप लगाता हूं जिसे फॉर लूप बोलते हैं आप, और अगर आप यहां पर आई फॉर आई इन रेंज 5 करते हैं और प्रिंट कर देते हैं आई को, तो होता यह है कि जो आई के अंदर वैल्यू है वो सारी की सारी रेंज में स्टोर हो जाती है, यानी रेंज की सारी वैल्यूज आई के अंदर लूप में स्टोर हो जाती है। ये बात क्लियर है? यानी आई क्या कर रहा है, रेंज की सारी वैल्यू को 1 बाय 1 करके होल्ड कर रहा है। लेकिन जब आपको यहां पर आई की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको आई की वैल्यू नहीं चाहिए, तो आप यहां पे क्या करते हैं, यहां अंडरस्कोर लगा देते हैं। अंडरस्कोर लगाने से यह होता है कि यहां पर जो रेंज में आपने लिखा है उतनी बार प्रिंट हो जाता है वैल्यू। ठीक है, आप चेक करिए, यहां पर मैं लिख देता हूं हेलो, और अगर मैंने इस हेलो प्रिंट लिखा है तो ये रेंज की वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, यानी मुझे लूप का वेरिएबल नहीं चाहिए, यह बात यहां पर कंफर्म है। तो लूप का कोई वेरिएबल मैंने नहीं बनाया और मैंने अपना एक वैल्यू दे दिया, तो इसे ही मैं 5 बार देखना चाहता हूं। दैट्स वेरी सिंपल। तो यहां पर इसका मतलब यह होता है। ठीक है, क्लियर है? मतलब अगर आई आप लिखते हैं तो ये रेंज की वैल्यू को होल्ड कर लेता है आई में, और वही आपको प्रिंट करके देता है। लेकिन अगर आप यहां पर कुछ नहीं लिखते तो जो प्रिंट में आप लिखते हैं वही आपको रिपीट करके दे देता है। बस इतना सा लॉजिक है। इसका मतलब वैल्यू स्टोर करनी है या नहीं करनी है, इस पर डिपेंड करता है ये डैश। अब अगर इस लाइन को समझने की कोशिश की जाए तो इस लाइन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर मैं दे देता हूं। दोस्तों मान लीजिए कि आप numpy इंपोर्ट कर रहे हैं और यहां पर आपको 5 वैल्यूज चाहिए। तो अगर इस चीज को आप यहां पर इस तरह से लिखेंगे और इसे रन करेंगे तो आप देखिए हो क्या रहा है। इसे रन करते ही आपको 5 वैल्यूज मिल चुकी हैं, और क्योंकि आपने n में 5 लिखा था इसलिए 5 वैल्यूज ही आपको मिली हैं। तो 5 वैल्यूज आपको यहां पे मिल गई, और वो भी रेंडम वैल्यूज के साथ, यानी रेंडम चीज के साथ। तो इस तरह से कोड जनरेट होगा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर है कि ये लाइन क्या काम कर रही है। चलिए बात करते हैं दूसरी लाइन की, और दूसरी लाइन को भी समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आपने रैंडम मॉड्यूल का चॉइस फंक्शन यूज किया है। अब चॉइस फंक्शन यूज करने पर आपने उसके अंदर जो डेटा स्टोर किया है वो एक रेंज स्टोर की है। रेंज कहां से मिलेगी भाई? पांडा का एक फंक्शन यूज किया है आपने, पीडी यानी पांडा का फंक्शन यूज किया है। कौन सा? डेट रेंज फंक्शन। ये फंक्शन एक्चुअली में क्या काम करता है, आपको डेट की रेंज देता है एक पर्टिकुलर पीरियड से एक पर्टिकुलर पीरियड तक। अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा है तो बेसिकली इसे थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं इसे इंडिविजुअली बताता हूं। जैसे अगर अभी आप यहां पर पीडी का ये फंक्शन चलाएं तो देखिए क्या होता है। तो यहां पर आप पीडी का ये फंक्शन चलाते हैं और इसे एक वेरिएबल ए में स्टोर कर देते हैं। तो और अगर आप इसे प्रिंट लेते हैं तो देखिए क्या होगा। यहां पर वो आपको इस रेंज में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो निकाल के दे देगा। आई थिंक आप समझ गए। और अगर मैं इसमें चॉइस फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो क्या काम करेगा, तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर मैंने बी नाम का वेरिएबल लिया और इसके अंदर चॉइस फंक्शन की वैल्यूज को स्टोर कर दिया। तो देखिए हो क्या रहा है। यहां पर जैसे ही आप इसे रन करेंगे, यहां पर 3 वैल्यूज चुननी है, तो रैंडमली वो खुद ही 3 वैल्यूज को चुन रहा है। आप देखिए कौन सी 3 वैल्यूज उसने चुनी है। जो 3 वैल्यूज उसने पिकअप की है वो 3, 5, 2। कभी वो कोई और वैल्यू पिकअप कर रहा है, कभी वो कोई और वैल्यू पिकअप कर रहा है। जितनी बार आप इसे रन करेंगे उतनी बार ये 3 वैल्यू को
अलग अलग तरीके से पिकअप करेगा। आप देखिए, तो आपने एक रेंज डिसाइड करी और उस रेंज में यह बोल दिया कि आपको 3 वैल्यू पिकअप करनी है, लेकिन कैसे? अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जैसे मर्जी कर लीजिए, हमें नहीं पता। ठीक है, आई थिंक आप ये समझ गए। और अगर मैंने इस प्रोग्राम को इसके साथ मर्ज किया है तो आप समझ चुके होंगे ये कैसे मर्ज हुआ है। तो मैंने पहले इसके अंदर ये लिस्ट ना देकर मैंने इस लिस्ट वाली जगह पर अपना पांडास का फंक्शन इंपोर्ट कर दिया, और जैसे ही पांडास का डेट रेंज वाला फंक्शन मैंने इस जगह पर इंपोर्ट किया, उसके बाद मैंने उसे बता दिया कि भैया तुझे कितनी बार रेंडमली से रन करना है, रेंडमली पिकअप करना है। तो क्योंकि n की वैल्यू आप जानते हैं 50,000 है, तो n की वैल्यू 50,000 है, तो 50,000 बार वैल्यू पिकअप करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, समझ गए? तो रेंडम वैल्यू आपको लेनी तो है, लेकिन कितनी बार? 1-2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 50,000 बार आपको रेंडम वैल्यू पिकअप करनी है। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। अब दोस्तों तीसरी लाइन तो बड़ी सिंपल सी है, आप समझ चुके होंगे। यहां पर मैंने 18,000 से लेकर 21,000 तक की वैल्यू स्टोर की है और बोला है कि भैया n तक यानी 50,000 बार ये वैल्यूज रखनी है। तो सिंपल सी बात है कि इंट यानी इंटीजर वैल्यू 50,000 बार इसमें स्टोर हो जाए 18,000 से 21,000 तक लेकर। भाई आप अपनी रेंज को आगे पीछे कम ज्यादा भी कर सकते हैं, मैंने ये रेंज ये फिक्स की है। ठीक है, उसके बाद सेम वही फंक्शन मैंने ऊपर वाला यूज किया है, उसके अंदर मैंने रीजन को इस्तेमाल किया। अब रीजन में भी मैंने उसको अपनी एक लिस्ट दे दी कि भाई रीजन मेरा होगा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, उसमें से उस वैल्यू को भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भाई 50,000 बार इसको चॉइस करो, अपने हिसाब से रेंडमली चॉइस करो, जो भी आपको चॉइस करना अच्छा लगता है। ठीक है, 50,000 टाइम्स आपको इसे चॉइस करना है, यानी कभी n ले लो, कभी e ले लो, कभी s ले लो, तो कभी w ले लो। दैट्स इट। उसके बाद सेम यही कॉन्सेप्ट मैंने कैटेगरी के साथ भी लगाया और सेम यही कॉन्सेप्ट मैंने मैनेजर के साथ भी लगाया है। अब आपकी मर्जी है कि आप इस नाम को, इस फॉर्मूले को जिस तरह से मॉडिफाई करना चाहें कर सकते हैं। आपको जितनी वैल्यू स्टोर करनी है उतनी लिस्ट बना लीजिए और फिर उसके बाद रैंडमली कितनी बार भी उसे रन करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि आप अपना डेटा कैसे जनरेट करेंगे। अब दोस्तों आपने डेटा तो जनरेट कर लिया, लेकिन डेटा को जनरेट करने के बाद आप उसे डेटा फ्रेम में भी तो कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि पांडा का ये फीचर डेटा फ्रेम जब तक कन्वर्ट नहीं होगा आपका डेटा फ्रेम के अंदर, तब तक ये आपका एक्सेल के अंदर स्टोर या शिफ्ट नहीं हो सकता। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको अपने पूरे के पूरे डेटा को उठाना है और इसे अपने डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर देना है। दैट्स इट। तो डेटा फ्रेम फंक्शन आपको एक्सेस करना होगा पांडा का, और जैसे ही आप एक्सेस करेंगे उसके अंदर ये सारा का सारा डेटा जो है आप रख देंगे। दैट्स इट। अब दोस्तों लास्ट काम बचा है आप लोगों का, यहां पर सेव करना है फाइल को एक्सेल। अब सेव फाइल एक्सेल में कैसे करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक आउटपुट लोकेशन बनानी होगी। तो आपको एक आउटपुट लोकेशन बनानी होगी और अपने इस फाइल को एक नाम देना होगा। तो आउटपुट लोकेशन कहां पर है पहले वो डिसाइड करिए। तो मान लीजिए मेरी आउटपुट लोकेशन ये है जिसमें मैं ये फाइल रखना चाहता हूं, तो ये फाइल मैं इस लोकेशन पर रखना चाहता हूं। तो यहां पर मैंने क्या किया, इस तरीके से फाइल का लोकेशन मैंने दे दिया है। अब आप कोई भी लोकेशन ले सकते हैं और इस फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं वो भी आप बता दीजिए। भाई फाइल का नाम मैं रखना चाहता हूं ट्रांजैक्शन डेटा 500K। दैट्स इट। 50K, 500K नहीं 50K, 50K। तो 50K डेटा बनाना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर 50K लिख दिया है। ओके, अब इस फाइल को एक्सपोर्ट करने का वक्त आ गया है। तो आपने आउटपुट लोकेशन डिसाइड कर ली, फाइल का नाम डिसाइड कर लिया, अब इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने डेटा फ्रेम को एक फंक्शन के थ्रू एक्सपोर्ट कराना होगा एक्सेल में, और वो फंक्शन है .to_excel। आप चेक करिए यहां पर, यानी ये पांडास का फंक्शन है। पांडास का फंक्शन आप लोगों को यहां पे लगाना है और यहां पर अपना आउटपुट फाइल पाथ, जो भी आपका आउटपुट फाइल था, तो आउटपुट फाइल वाला पाथ आप यहां पे ले लें। दैट्स वेरी सिंपल। और ये भी बता दें, इसमें आपको अपनी नंबरिंग नहीं चाहिए। इंडेक्स फॉल्स का मतलब ये है कि भाई होता ये है कि जब भी कोई फाइल आपकी एक्सेल में जाती है, पांडास पाइथन उसे खुद से एक नंबरिंग 0, 1, 2 दे देता है। तो हम चाहते हैं कि इंडेक्स नंबरिंग पाइथन खुद से ना दे, इसलिए हम इसे फॉल्स कर रहे हैं। तो हमने फॉल्स कर दिया ताकि वो खुद से एक नंबरिंग वाला कॉलम ना बनाए, भाई डायरेक्टली डेटा इंपोर्ट करे। सिंपल। अब इसे हम कर देते हैं रन, और जैसे ही हमने इसे रन किया एक छोटा सा एरर है, फिलहाल यहां पे फॉल्स लिखना था कैपिटल में, और ये लीजिए मैंने इसे रन कर दिया है और अब मेरा काम हो चुका है। फाइल सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। अब आप उस फोल्डर में आइए और देखिए यहां पर आपके पास फाइल आ चुकी है। क्लिक करते हैं, फाइल को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं डेटा बन। तो देख सकते हैं दोस्तों फाइल कंप्लीटली रेडी हो चुकी है। और अब आप चेक करें, यहां पर आपको 50,000 लाइन ऑफ आइटम का डेटा दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको डेट का कॉलम भी दिखाई दे रहा है। और ये देखिए डेट टाइम के साथ आ रहा है, क्योंकि पांडास में ये दिक्कत तो आएगी भाई, फॉर्मेटिंग वो खुद से नहीं करता, क्योंकि आप लोगों को यहां पे फॉर्मेटिंग खुद से करनी होगी। तो कुछ काम तो इसने बहुत बढ़िया किए।
एक आध काम वो थोड़े गलत भी करेगा, बट आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मेटिंग का काम उसका नहीं है, फॉर्मेटिंग का काम तो आपका ही है। हाँ, अगर फॉर्मेटिंग सीखना चाहते हैं तो पांडास के सारे फीचर, नमपाई के सारे क्लीनिंग फीचर्स आपको समझने पड़ेंगे। तो ये फॉर्मेटिंग यानी ये डेटा क्लीन भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल डेटा बनाने का काम मैंने आपको सिखा दिया है इस वीडियो में, और आपको देखिए यहां पर 50,000 लाइन ऑफ आइटम का डेटा मिल चुका है और बिल्कुल रैंडम डेटा के साथ मिला है। ये देखिए बहुत सारी रैंडम वैल्यूज आपने खुद से डाल दी। मतलब एक बड़ा डेटा सेट तैयार करना हो तो आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। आई थिंक इस वीडियो से आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द कोडर अभी।